जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो भी लेखपाल का एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यह वीडियो जो है हमारा पूरा इतिहास से संबंधित है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास जो है पूरा कवर किया है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे अक्सर ही प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखिए। 100% आपको इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में जरूर मिलेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अब इतिहास में एक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? उसमें क्या है? पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, जिसमें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था वो काल हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, अब ये जो पुरापाषाण काल था ये 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में प्रारंभिक वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, ऋग्वैदिक काल 1500 से 100, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। और ऐतिहासिक काल में हमारा आ जाएगा फिर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और यहाँ से जो ठीक इस प्रागैतिहासिक काल से जो प्रश्न बनते हैं कि किस स्थान से कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक, इस पे प्रश्न खूब बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पुरापाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल में कि स्थल पूछते हैं कि यह स्थल कहाँ पे है और यहाँ से कौन सी चीजें मिली हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल से जो स्थल संबंधित है वो भीमबेटका है। कभी कभी प्रश्न आता है कि यह स्थान किस काल से संबंधित है। ठीक, तो भीमबेटका जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से मिला क्या है? भीमबेटका से गुफा चित्र प्राप्त हुई है। मध्यपाषाण काल में आते हैं सराय नाहर राय और महदहा। ये दोनों स्थान जो हैं किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक, मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय और मादहा से। किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। चौपानी मांडो से क्या मिला है? वन्य धान का प्रमाण मिला है। ये भी किससे संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। आदमगढ़ और बागौर ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़ और बागौर से। किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। ठीक, आते हैं नवपाषाण काल में। इस काल की प्रमुख देन क्या थी? कृषि का विकास हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, प्रश्न आता है कि पहिए का आविष्कार किस काल से संबंधित है? तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। कृषि का विकास नवपाषाण काल, आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल। ठीक, अब स्थान देख लेते हैं। कोल्डिहवा है। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहवा से मिले हैं। बुर्जाहोम मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस सभी एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लगभग सारे इसमें जो पॉइंट है वो परीक्षा में आ चुके हैं। चिरांद पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से। और संगन, कल्लू, पिकलीहल और उत्तनूर। ठीक,
ये सब नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक एक पॉइंट आप लोग याद करके जाइएगा। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक, जो मान्य तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसका विस्तार जो था, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट पे था, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी के तट पे, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी और पश्चिम में सुतकागेंडोर दास्क नदी। ठीक, इसका विस्तार जो था, ये भी प्रश्न बनता है। सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक, मांडा सबसे उत्तरी चेनाब नदी के तट पर, दैमाबाद सबसे दक्षिणी गोदावरी के तट पर, आलमगीर हिंडन नदी के तट पर सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम सुतकागेंडोर दास्क नदी के तट पर। अब सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, खोज किसने की थी, किस नदी के तट पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक, किस नदी के तट पे है, खोज किसने की थी इस स्थल की, और उस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं हड़प्पा, कहाँ पे स्थित है? मांटगोमरी जिला, पंजाब पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे है ये मांटगोमरी जिला। ठीक, किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ हमको? विशाल अन्नागार, समाधान, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। ठीक, क्या क्या मिला है? विशाल अन्नागार, समाधान, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। ठीक, फिर दूसरा आता है जो इंपॉर्टेंट स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर, लरकाना जिला, पाकिस्तान। ठीक, कहाँ? सिंधु नदी के तट पर, लरकाना जिला, पाकिस्तान। खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, क्या क्या मिला है यहाँ से? बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र। ठीक, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी की चित्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट परीक्षाओं में आए हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल थे वही सब रखे गए जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। भोगवा नदी के तट किस तट पर है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक, अहमदाबाद में। इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव ने। कब? 1955 में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा जिसे कहते हैं, बंदरगाह, मनके बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना। ठीक, क्या क्या? 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा जिसको कहते हैं, या फिर बंदरगाह, मनके बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये तो हमारा मिला है धौलावीरा से। ठीक, धौलावीरा कक्ष किरण में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। किसने खोज की थी? आर एस बिष्ट ने, 1990-91 में। फिर 1967-68 में। अच्छा, दोनों संबंधित हैं, जेपी जोशी और आर एस बिष्ट, ये दोनों धौलावीरा की खोज से संबंधित हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। नेक्स्ट है कालीबंगा। ठीक, ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। बीबी लाल और बीके थापड़ ने। कब? 1961 में। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं हमको? इंपॉर्टेंट है, कच्ची ईंटों के बने भवन मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और प्राय सभी घरों में कुएं मिले हैं। प्राय सभी घरों में कुएं कहाँ से? कालीबंगा से। भूकंप आने का साक्ष्य कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, कच्ची ईंटों के बने भवन कालीबंगा से। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी, घग्घर या सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है। कहाँ? हिसार, हरियाणा में।
घग्गर या सरस्वती नदी तट पर, हिसार या हरियाणा में। खोज किसने की? सूरजभान ने। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है ये। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। दूसरा कौन है? धौलावीरा। सबसे बड़ा राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। किसने खोज की थी इनकी? आर एस बिष्ट ने। पक्की मिट्टी के बने हल मिले हैं यहाँ से। बनावली से क्या मिले हैं? बनावली से हल। पक्की मिट्टी के बने हल कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब में किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। ठीक, अगर नवपाषाण काल में पूछेगा तो वो बुरजा होम था। ठीक, ये पूरी स्लाइड जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल से संबंधित है ये। वेद कितने थे हमारे? 4 थे। ठीक, कुल संख्या कितनी थी उनकी? 4 थी। संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीनतम कौन से हैं? 2 और 7 जो है वो सबसे प्राचीनतम है। वेदात त्रयी किसे कहा जाता है? वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? इंद्र। इनसे कितने सूक्त संबंधित थे? 250 सूक्त। और अग्नि से 200 सूक्त। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक कालीन, इंद्र और अग्नि। अब ऋग्वेद के मंडल, इससे भी प्रश्न आते हैं। किस मंडल की रचना किसने की थी? जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता कौन थे? मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि। कौन कौन? मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा और आदि। द्वितीय घृत समद, तृतीय विश्वामित्र। ये इंपॉर्टेंट काफी है। ठीक, तृतीय विश्वामित्र। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरे मंडल को प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? तो वो तीसरे मंडल से संबंधित है। चतुर्थ वामदेव, कृषि से संबंधित मंत्र हैं इसमें। पंचम अत्रि, षष्टम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ। दशराग, दशराग युद्ध का वर्णन जो है वो किसमें है? सप्तम मंडल में है। किस नदी के किनारे हुआ था दशराग युद्ध? ये भी खूब आता है, परशुनी नदी के किनारे हुआ था। भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ था? सुदास। अष्टम क्या है? कण्व एंड अंगरीश। नवम ऋषिगण, सोममंडल कहा जाता है इसे। नवम मंडल को क्या कहा जाता है? सोममंडल। 10वां जो है विमदा, इंद्र, शची और अन्य। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्ण मिलता है। ठीक, वर्ण व्यवस्था से संबंधित कौन सा मंडल था? वो 10वां मंडल था। ये रिवीजन के लिए आपकी सबसे बेस्ट क्लास है। इतिहास का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब इसमें रखा गया, जिससे कि हमेशा प्रश्न बनते ही बनते हैं। वैदिक साहित्य का विकास देख लेते हैं। संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हें वैदिक संहिता कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को वैदिक संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। क्या है? संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनों में हुई है। उपनिषद आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के स्रोत
उपनिषद को माना जाता है। वेद और उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋत्विक कौन थे? होता, इनको होता कहा जाता था। ऋचाओं का संकल, इसमें क्या है? ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अध्वर्यु, जो इनको इनके पुरोहित थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के जो पुरोहित थे उद्गाता थे। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का शिल्प वेद। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त हैं। सामवेद गीतों का संकलन है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय से संबंधित है। मूल वैदिक साहित्य को समझने हैं 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वो 6 वेदांग क्या क्या है? वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? इसको रट के जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें रहेगा कौन सा वेदांग से संबंधित नहीं है। तो 6 जो है वो आप याद करके जाइएगा। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक, ये 6 वेदांग हैं। इस पे भी खूब प्रश्न आता है कि कौन सी नदी को प्राचीन समय में उसका नाम क्या था और वर्तमान में उसका नाम क्या है। तो झेलम को क्या कहते थे प्राचीन समय में? वितस्ता। स्वात नदी को सुवास्तु। घग्गर को दृश्यवती। गोमती को गोमल कहते थे। कुर्म को कुर्रम। ठीक, काबुल नदी को कुभा। गंडक को सदानीरा कहा जाता था। सतलज को सुत्रुद। व्यास को विपाशा। रावी को परशुणी। चेनाब को अस्कनी। ठीक, वैदिक कालीन प्रमुख नदियां के प्राचीन नाम क्या थे? स्वात सुवास्तु। घग्गर को दृश्यवती। गोमल गोमती। कुर्रम कुर्मू। ठीक, कुभा नदी को काबुल कहा जाता था। गंडक को सदानीरा। सतलज को सुत्रुद। व्यास को विपाशा। रावी को परशुणी। चेनाब को अस्कनी। 12 रत्निन शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का वर्णन मिलता है। वो 12 रत्निन थे कौन कौन से? ग्रामणी, युवराज, सटमहसी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल और गावकृति। ठीक, ये 12 रत्निन थे जिनका वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। 16 संस्कार क्या क्या थे ये भी देख लीजिएगा। ठीक, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, फिर उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्योष्टि। ये 16 संस्कार थे। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। ये 16 संस्कार थे। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिला है, किया गया है। किसमें है? 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालो उपनिषद में। ठीक, आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रश्न ये बनता है कि कहाँ से इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है 4 आश्रमों का? जाबालो उपनिषद में। विवाह के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो वो 8 हैं। ठीक, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, वैशाच विवाह। ठीक,
ये सारा क्या है आपका रिवीजन के लिए है, क्विक रिवीजन के लिए। बाकी डिटेल में क्लास अगर आपको देखना हो तो वैदिक कालीन, प्राचीन कालीन, वो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे डिटेल में वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। और ये रिवीजन के लिए जो आपका एग्जाम लेखपाल का एग्जाम होने वाला है और पुलिस भर्ती का एग्जाम होने वाला है, स्पेशली उसके लिए है। बाकी तो इम्पोर्टेंट सारी परीक्षाओं के लिए है। अब देख लेते हैं वेद, उनकी शाखा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक, उपनिषद, और उससे क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं। प्रश्न खूब बनता है इस पे भी। ठीक, पहले से देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की शाखा कोई नहीं है। ब्राह्मण इनके कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, एक करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ऐत्रेय और कौशितकी। सबसे पहले कौन सा था, ऋग्वेद। तो इसके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। आरण्यक भी इनके वही है, ऐत्रेय और कौशितकी। उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी। विशेष क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। फिर आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का की शाखा कौन सी है, यजुर्वेद की शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। इसे काठक या कपिस्थल भी कहते हैं। मैत्रायणी, तैत्रीय। ब्राह्मण इसके क्या है, तैत्रीय, आरण्यक, तैत्रीय और मैत्रायणी। और उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है, उसकी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये तैत्रीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर और कठोपनिषद। ठीक, अब दो है इसके, दो शाखा है, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल में कौन कौन से हैं, कर्ण, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है इसे, और माध्यान्ह, माध्यान्ह। ब्राह्मण से कौन सा संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक कौन सा है, बृहदारण्यक, ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक, आरण्यक। उपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक। अब इसमें क्या क्या मिलता है हमको, तमसोमा ज्योतिर्गमय का कथन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है कहाँ मिलता है, वो बृहदारण्यक में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। ठीक, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है। जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्रीय उपनिषद देता है। ठीक, एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा आप लोग देखते चलिएगा। फिर आते सामवेद पे। इसकी शाखाएं कौन कौन सी थी, कौथुम है, राणायनीय है और जैमिनीय है। ठीक, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ब्राह्मण कौन कौन से संबंधित है, पंचविंश है, छांदयोग है, जैमिनीय है और षड्विंश है। आरण्यक, छांदयोग और जैमिनीय। उपनिषद, छांदयोग और केन। क्या क्या उल्लेख मिलता है इसमें देख लेते हैं। छांदयोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, छांदयोग उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, छांदयोग उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये, किसमें, छांदयोग उपनिषद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदयोग उपनिषद में मिलता है। इन 3 आश्रमों का उल्लेख भी किसमें मिलता है, छांदयोग उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसकी जो शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद है। शौनक और पिप्लाद है। गोपद ब्राह्मण इससे संबंधित है। उपनिषद जो है वो मुंडोक, मांडूक और प्रश्न। मुंडोक, ठीक, मुंडको, मांडूक और प्रश्न।
मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। किससे संबंधित था? यह अथर्ववेद से। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य है। सबसे प्राचीन कौन था? छांदोग्य था। कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। ठीक, ये सब आप लोग बिल्कुल एकदम देख के जाइएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर देख लेते हैं, इस पे भी प्रश्न आता है। ठीक, जैन धर्म के तीर्थंकर और किस नंबर के थे वो, और उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या थे? तो पहला ऋषभदेव है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, ठीक, अभिनंदन का क्या था? बंदर, सुमतिनाथ क्रौंच पक्षी, पदम प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु अर्धचंद्र, पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ खड़ग या गेंडा, वासपूज्य भैंसा, विमलनाथ का वाराह था, अनंतनाथ बाज, धर्मनाथ वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, कुंभनाथ बकरा, अहरनाथ मत्स्य, मल्लिनाथ कलश, मुनि सुब्रत कछुआ, नामीनाथ नीला कमल, अरिष्टनेम या नेमिनाथ शंख। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, नमिनाथ नीला कमल और नेमिनाथ शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे सर्प, महावीर 24वें थे इनका सिंह। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 23, 24, 22 है आपका। ठीक, या फिर ये 3 ये ऊपर वाले सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। बाकी कभी कभार बीच वालों से भी आ जाते हैं मैचिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं 3 ये ऊपर के और 3 ये नीचे के, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। महावीर स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी उनको? जिरिम्भक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक, कहाँ पे? जिरिम्भक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? राजगृह में, बराकर नदी तट पर प्रथम उपदेश था ये। इनका जो उपदेश था वो क्या? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में था। किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। इनकी मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व में, पावा में, मल्ल गणराज के षष्ठपाल के राजप्रसाद में। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व। जन्मस्थल क्या था? कुंडग्राम वैशाली। पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला अथवा विदेहदाता लिच्छव के राजा चेतक की बहन थी वो। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ोजा अथवा प्रियदर्शना नाम था पुत्री का। दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली थे। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे, यात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छव के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ोजा अथवा प्रियदर्शना। दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जिरम्भक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगृह के बराकर नदी तट पर दिया था। उपदेश इनका किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व में, पावा में, मल्ल गणराज के षष्ठपाल के
राजप्रसाद में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? वो था सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन-कौन थे? ये भी आप लोग याद करके जाइएगा। प्रश्न आता है कि कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान है। बाकी जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन-कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन संप्रदाय से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक, जैन संप्रदाय जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया आगे चल के, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? वो स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक, स्थूल भद्र वाले श्वेतांबर, सा सा याद कर लीजिएगा। स्थूल श्वेतांबर, भद्रबाहु दिगंबर। पुजेरा डेरावासी और ढूंढिया, फिर ये 2 उसमें बदल गए। पुजेरा और ढूंढिया में भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुयान पंथी और तोता पंथी। ठीक, ये 5 संप्रदाय में बट गए थे। जैन धर्म का विश्वास क्या क्या था? वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया, मतलब वेदों की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ईश्वर की मान्यता नहीं, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास था, आत्मा में विश्वास करते थे। आते हैं बौद्ध धर्म पे। एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म, इनका प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी में। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता माया देवी या महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। पालन पोषण को उसने किया था प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा किस कुल से संबंधित थी? शाक्य कुल से। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उर्वेला बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जिसे शामिल किया गया था वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जिसे शामिल किया गया था प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु स्थल क्या था? मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में जन्म, जन्मस्थल लुम्बिनी, पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण से संबंधित थे। माता माया देवी या महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण किसने किया? मौसी प्रजापति गौतमी ने। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति उर्वेला बोध गया में, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे। प्रथम उपदेश सारनाथ में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी को शामिल किया गया था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उपदेश पाली भाषा में दिया था इन्होंने। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक देख लेते हैं। इसमें भी प्रश्न आते हैं कि उनके जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना है और प्रतीक है। गर्भधारण की घटना जो है वो, उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। जन्म का कमल एवं बैल है। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग का अश्व है। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति का पीपल का वृक्ष है। धर्म चक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश चक्र है। महापरिनिर्वाण का स्तूप है। ठीक,
गर्भ का हाथी, जन्म का कमल एवं बैल, महाविनिष्क्रमण का अश्व, निर्वाण का पीपल वृक्ष, धर्म चक्र या फिर प्रथम उपदेश का चक्र, महापरिनिर्वाण का स्तूप। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, ठीक, और विनय पिटक, धम्म पिटक या अभिधम्म पिटक भी इसे कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? आनंद। अभिधम्म पिटक के मोगलीपुत्तिस्य और विनय पिटक के उपाली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? यह है बुद्ध है, संघ है और धम्म है। बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक। दुखों से मुक्ति का उपाय उन्होंने बताया था अष्टांगिक मार्ग। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग जो बताया था, वो अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कौन कौन से थे अष्टांगिक मार्ग? सॉरी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध संगीतियां, इस पे भी खूब प्रश्न बनते हैं। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में, कहाँ? राजगृह में। ठीक। पूरन महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह, महाकश्यप अध्यक्ष थे अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद, कहाँ? वैशाली में। सबकामी जो थे इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक उस समय शासक था। तीसरा 247 ईसा पूर्व में, तीसरा 247 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्तिस्य अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे कनिष्क के शासन काल में। इससे खूब प्रश्न बनता है, एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या थी? ठीक, ये आत्मा में के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वैदिक कर्म कांड का विरोध किया था। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष पर विश्वास करते थे। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष पर विश्वास करते थे। वेदों की श्रेष्ठता का विरोध किया था। बौद्ध धर्म का विभाजन, ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत में स्थविर थेरवादी जिन्हें कहा जाता है और महासंघिक सर्वास्तिवादी जिन्हें कहा जाता है, इसमें विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में ये हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। कब? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। अब आते हैं महाजनपद काल में, इस पे भी प्रश्न बनता है। 16 महाजनपद कहाँ पे स्थित थे और उनकी राजधानी क्या थी? इस पे प्रश्न बनता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपदों जो थे वो किसमें तब्दील हो गए? महाजनपद में तब्दील हो गए। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस पे भी प्रश्न बनता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद कौन कौन थे, उनकी राजधानी क्या थी, ये देख लेते हैं। अंग की चंपा थी, अस्मक की पैठन या पोटन थी, अवंत की उत्तरी अवंत की, उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंत की माहिष्मती थी,
गांधार की तक्षशिला या पुष्कलावती, कंबोज की हाटक या राजपुर, मगध राजगृह या गृहब्रिज, मत्स्य विराटनगर, वज्र वैशाली, चेद सुक्तमत या सोथ्यवती, काशी वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मल्ल कुशीनारा, पांचाल अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक, पांचाल में उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी और काम्पिल्य जो थी वो दक्षिणी पांचाल की थी। सूरसेन की मथुरा थी और वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग की चंपा, अस्मक की पोटन, अवंत, उत्तरी अवंत की उज्जैनी, दक्षिणी अवंत की माहिष्मती, गांधार की तक्षशिला पुष्कलावती, कंबोज हाटक या राजपुर, मगध गृहव्रज या राजगृह, मत्स्य का विराटनगर, वज्र वैशाली, चेद सुक्तमत या सोथिवत, काशी वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, कुर इंद्रप्रस्थ, मल्ल कुशीनारा या पावा, पांचाल अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी। ठीक, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन से थे? बुद्ध के टाइम में जो 10 महत्वपूर्ण गणराज्य थे वो कौन कौन से थे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैशाली थी, ठीक, इसकी राजधानी लिच्छव थी, मिथिला विदेह थे, कुशीनारा मल्लों की लिच्छव, वैशाली, विदेह, मिथिला, मल्ल जो थे कहाँ से? कुशीनारा, पावा के मल्ल, कोलिये राजवंश कहाँ पर था? रामग्राम, शाक्य, कपिलवस्तु, मौर्य, पिपलीवन, बुल, अलकप, कालाम, केशपुत्र के और भग्ग जो थे वो सुमसुमारगिरी के। अब मगध वंशावली देख लेते हैं। ठीक, मगध की वंशावली, हर्यक वंश था 544 से 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक, फिर आया नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक, फिर मौर्य 322 से 184 ईसा पूर्व तक, फिर आया शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व तक, फिर आया कनु वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक। ठीक, हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इसका क्रम भी आता है। ठीक, इसको बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्रम खूब पूछा जाता है। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर कनु वंश। अब आते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल को देखते हैं। स्लाइड में थोड़ा टेक्स्ट जो है छोटा हो गया है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ बताता चलूंगा। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? अंतिम शासक बृहद्रथ। ये प्रश्न बनता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ। ठीक, कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रत, शालशुक, देववर्मन, शतधन्वन, बृहद्रथ। ठीक, ये मौर्य वंश के शासक थे। इंपॉर्टेंट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, दशरथ है और ये लास्ट वाले बृहद्रथ। इसी पे प्रश्न ज्यादा बनते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रभाव के शिष्य बन गए थे। भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। इन पे जो प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अंतिम दिनों में किससे जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी? भद्रभाव से। तो भद्रभाव के साथ ये कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला में। और 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसमें लिखे हुए हैं। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? वो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? किस शासक ने भेजा था? तो वो सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलिब्रोथा थी। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र किया है उसने। दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने बताया है कि उस समय मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव बताया है। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ये भी बताया है। मौर्य सम्राट का नाम सैंडोकोटस बताया है। ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पोलिब्रोथा थी। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र किया है। दास प्रथा नहीं थी बताया है। लेखन कला का अभाव बताया है। भारत में अकाल नहीं पड़ता था और मौर्य सम्राट का नाम सैंडोकोटस बताया है। मेगास्थनीज ने के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। उसने 7 प्रकार की जातियों का जिक्र किया है। पहला है क्या? दार्शनिक। दूसरा कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य था, ये भी बताया है। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य था। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का भी जिक्र मिलता है। तो सप्तांग सिद्धांत क्या था? अमात्य, अमात्य जिसे राज्य की आंखें कहा जाता था। राजा शीश के समान होता था, सर के समान होता था। अमात्य जो थे वो राज्य की आंखें थे। जनपद राज्य की जंघाएं थी। दुर्ग राज्य की भुजाएं थी। कोष राज्य का मुख था। दंड राज्य का मस्तिष्क और मित्र जो था वो राज्य का कान था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। उनके पिता कौन थे? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। प्रचलित नाम इनका क्या था? देवानम पियदस था। राज्याभिषेक कब हुआ था इनका? 269 ईसा पूर्व में, राज्यारोहण के 4 साल बाद। अभिलेख की भाषा क्या थी इनके? प्रकृत भाषा थी। अभिलेख की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ये चारों थे। अशोक का नाम का उल्लेख किन किन अभिलेखों में मिलता है? तो मास्की में है, गुर्जरा में है, नेत्तूर में है और उदयगोलम में है। किसमें? 4 में है ये। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। कौन कौन सी? मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर
और उदय गोलम। ठीक, अशोक के अभिलेखों का विभाजन किस तरह हुआ है? शिलालेख जो है वो दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख हैं। दीर्घ शिलालेख कितने हैं? कुल संख्या 14 है और 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख कितने हैं? 14 हैं, 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और लघु शिलालेख दो भागों में है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। फिर स्तंभ लेख कितने मिले हैं? 7। कौन कौन से हैं? जो उनका अभिलेखों का विभाजन है वो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में हुआ है। शिलालेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख 7 स्तंभलेख मिले हैं इनके। लौरिया, अरराज, ठीक, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, दिल्ली के टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिसा। यहाँ 7 जगहों से इनके स्तंभलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से? लौरिया, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिसा से। ठीक, इसमें टेक्स्ट थोड़ा छोटा था, देखने में आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैंने पढ़ दिया है तो आप लोग इसको सुन भी सकते हैं। बाकी मैंने सर्कल किया या अंडरलाइन किया है। उनके जो दीर्घ शिलालेख थे अशोक के, उस पर खूब प्रश्न बनते हैं, उसको देख लेते हैं विस्तार से। ठीक, विषय क्या था? प्राप्त स्थल और अवस्थिति क्या है। ठीक, कहाँ से मिले थे और अभी वो कहाँ पे है। 14 शिलालेख। पहले का क्या विषय था? जीव हत्या का निदेश। ठीक, पहले दीर्घ शिलालेख का क्या विषय था? जीव हत्या का निषेध। कहाँ से मिला है ये? गिरनार। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? गुजरात में। पहले 14 का विषय देख लेते हैं। दूसरा जो है, दूसरे में चोल पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा, एंटियोक और उसके पड़ोसी राज्यों के में भी मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में, ये सब विषय दूसरे दीर्घ शिलालेख से संबंधित हैं। तीसरा, युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये तीसरे से संबंधित है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। चौथा क्या? भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। पांचवा, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। छठे में है प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वें में है अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। 9वें में है धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 10वें में है धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां है धम्म दान का उल्लेख। 12वां है धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। और 13वां है कलिंग विजय। 13वें में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन किसमें है? 13वें में 261 ईसा पूर्व। 5 यवन राजाओं का उल्लेख, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपत्र का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्ण और 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिला है। अच्छा, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्ण का उल्लेख मिलता है। 14वें में सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है ये। ठीक, तो किस लेख में कौन सा विषय है ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 14 जो दीर्घ शिलालेख हैं कहाँ से मिले हैं, उनकी अवस्थिति कहाँ है अभी। ये गिरनार से जो मिला है, जूनागढ़ गुजरात में है। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर में स्थित है, पाकिस्तान में। धौलीपुरी उड़ीसा में है। ठीक, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में। कालसी देहरादून उत्तराखंड। सोपारा ठाणे महाराष्ट्र। मानसेहरा हाजरा पाकिस्तान। एरगुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश। कंधार अफगानिस्तान और सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक से। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा जो थे, कौन कौन से थे? 5 यवन राजा। मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय, जिन्हें तुर्मै भी कहा जाता है। एपिरस, अलेक्जेंडर, अलेक्सुंदर भी कहा गया है इनको। साइरिन, मैगस मग, मेसिडोनिया, एंटीगोनस गोनाट्स और सीरिया का एंटियोकस द्वितीय। ठीक, इन 5 यवन राजाओं का जिक्र जो है 13वें शिलालेख में हुआ है। ठीक,
13वें शिलालेख में 5 जो यमन राजा कौन कौन से थे? मिस्र के टालमी, एपिरस के अलेक्जेंडर, साइरिन के मैगस, मैसेडोनिया के एंटीगोनस और सीरिया के एंटीओकस। ठीक। मौर्य प्रशासन की इकाई देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन की इकाई साम्राज्य था। ठीक, साम्राज्य किसमें विभाजित था? प्रांत में। उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था। प्रांत फिर किसमें? मंडल में था। मंडल का जो प्रशासक था उसे प्रवेष्टा कहा जाता था। फिर मंडल आहार में विभाजित था, जिन्हें आहार या आगे मौर्य प्रशासन की इकाई के बारे में देखते हैं। तो जो मौर्य प्रशासन था, सबसे बड़ी इकाई उसकी क्या थी? साम्राज्य थी। ठीक, साम्राज्य के बाद फिर प्रांत, फिर मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, संग्रहण, फिर ग्राम। ठीक, सबसे ज्यादा बड़ा क्या था? साम्राज्य था। साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित था और प्रांत का जो शासक होता था उसे उपराजा कहा जाता था। प्रांत जो था मंडल में विभाजित था। मंडल का जो शासक होता था उसे प्रवेष्टा कहा जाता था। आहार या विषय, विषयपति कहा जाता था। स्थानीय होता था, फिर वो जो आहार था वो 8 स्थानीय 800 ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय क्या होता था? 800 ग्रामों का समूह। फिर द्रोणमुख होता था 400 ग्रामों का समूह। खार्वटिक 200 ग्रामों का समूह होता था और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। ठीक, अब ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी। मौर्य शासन काल में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ये भी प्रश्न खूब आता है। जैसे वन विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो उपाध्यक्ष होता था। कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष, और विविता अध्यक्ष जो होता था वो चारागाहों व पशु का सुरक्षा अध्यक्ष होता था। सोनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो होता था वो माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक, सीताध्यक्ष किस विभाग का? कृषि विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चारागाहों व पशु सुरक्षा अध्यक्ष। सोनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का। पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का और आंकड़ाध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक, हर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे तीर्थ के नाम से जाना जाता था और उन विभागों की संख्या कितनी थी? 18 थी। जैसे प्रधानमंत्री पुरोहित होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता राजस्व मंत्री होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति सैन्य मंत्री होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। 8वां दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला दंडपाल होता था। और अंतपाल जो होता था वो सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। अंतपाल कौन? सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। कर्मांतिक उद्योग मंत्री। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला। नागरिक नगरों की व्यवस्था का प्रमुख होता था। प्रशासता राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दवारिक राजप्रसादों का अधिकारी होता था। अंतर्वसिक जो होता था राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। आटविक वन विभाग का प्रमुख होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो होता था वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। और नायक जो है वो सेना का संचालन करता होता था। सेना का संचालन करता जो है वो नायक होता था। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पुरोहित। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता राजस्व मंत्री। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। सेनापति सैन्य मंत्री। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। व्यावहारिक दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश।
दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला, अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख, कर्मांतिक उद्योग मंत्री, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख, नागरक नगरों की व्यवस्था का प्रमुख, प्रशासता राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख, दवारिक राजप्रसादों का अधिकारी, अंतर्वसिक राजा के निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख, आठविक वन विभाग का प्रमुख, मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का प्रमुख, नायक जो होता था सेना का संचालन करता होता था। आगे देखते हैं मौर्य काल में कर, प्रमुख कर जो थे कौन कौन से थे। पहला था पिंड कर, ये गांव पर लगाया जाता था पिंड कर। भाग जो होता था ये एक प्रकार का भूमि कर था। बल धार्मिक उपकर था। प्रलय आपातकालीन कर था। हिरण्य नगद कर होता था। विष्ट बेगार, उदयक भाग सिंचाई कर, और गुलमुदेह सैनिकों का शुल्क होता था। कौन कौन से प्रमुख कर थे। भाग भूमि कर होता था। पिंड कर गांव पर कर लगता था। बल एक धार्मिक उपकर होता था। प्रणय आपातकालीन कर। हिरण्य नगद कर। विष्ट बेगार, उदयक भाग सिंचाई कर, और गुलमुदेह सैनिकों का शुल्क होता था। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक। ठीक, इस पे भी प्रश्न खूब आते हैं। पुण्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, तुसाप पे जो था वो अशोक से संबंधित था। चक्रपालित जो थे वो स्कंदगुप्त से संबंधित था। तो इन लोगों ने जो ये झील थी सुदर्शन झील, उसका निर्माण या फिर मरम्मत करवाई थी। ठीक, पुण्यगुप्त था, चंद्रगुप्त से संबंधित था। तुसाप पे जो थे अशोक से संबंधित था। चक्रपालिन जो था स्कंदगुप्त, और सुविशाख रुद्र दामन से। संगम युग के बारे में देख लेते हैं। संगम युग, इससे जो प्रश्न बनते हैं। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य कौन कौन से शामिल थे। चोल, चेर और पांड्य। ठीक, प्रश्न इसमें कभी कभी आता है कि संगम युग में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो एक ऑप्शन आ जाता है आपका पांड्य, पल्लव, पांड्य नहीं पल्लव। पल्लव राजवंश जो था वो संगम में संबंधित नहीं था। संगम युग से संबंधित नहीं था। तो प्रश्न ये आता है, ठीक, 4 ऑप्शन होंगे, एक पल्लव भी रहेगा तो पल्लव संबंधित नहीं है। चोल, चेर और पांड्य जो है वो संगम युग से संबंधित थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस पे भी प्रश्न आता है। प्रथम कहाँ हुआ था, मदुरै में। दूसरा कपाटपुरम में। तीसरा फिर मदुरै में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे प्रथम के, अगस्त्य, दूसरे के अगस्त्य और तोलकाप्पियार, तीसरे के नकीरर। संकलन क्या क्या हुआ था। वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम जो हुए थे, वर्तमान में इसके एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय में एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है, और तीसरे का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक विभाजन जो था उस समय, ठीक, जो प्रांत होता था ये मंडलम कहा जाता था उसको। फिर मंडलम जो था किसमें विभाजित था, कोट्टम या वलनाड में। कोट्टम या वलनाड में, जैसे आजकल कमिश्नरी है। फिर नाड होता था वो जिला, ठीक, जैसे आजकल जिला होता है उस समय फिर वो नाड। मंडलम किसमें विभाजित था, कोट्टम में। कोट्टम नाड में। नाड जो था वो कुर्रम में। कुर्रम जो था वो ग्रामों का संघ था। फिर ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई। ठीक, मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाड में, नाड फिर कुर्रम में, कुर्रम ग्राम सभा में। महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक, ठीक, संगम साहित्य से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तो उनके लेखक कौन है, इस पे खूब प्रश्न आता है। तो शिल्पादिकारम जो है इसको किसने लिखा था, इलांगो अडिगल ने। मणिमेखले शीतले सत्यनार ने। जीवक चिंतामणि तिरुक्कदेवर ने। ठीक, तुरुक्कदेवर ने। तोलकप्पियम तोलकप्पियर ने। कुरल किसने लिखा था, तिरुवल्लुवर ने। ठीक, शिल्पादिकारम इलंगो अडिगल, मणिमेखले शीतले सतनार, जीवक चिंतामणि तिरुत्कदेवर,
तिरुत्त ककदेवर है, ये क्या है? तिरुत्त ककदेवर, तोलकप्पियम, तोलकप्पियार और कुरल तिरुवल्लुवर। आते हैं गुप्त वंश पे। एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर पॉइंट से प्रश्न बने हैं किसी न किसी परीक्षा में। गुप्त वंश ने लगभग 2075 से 2050 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 2075 से 2075 से 2050 ईस्वी, 550 ईस्वी तक। कब तक? 550 ईस्वी तक शासन किया था। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। ठीक। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। फिर उसके बाद कौन हुए? घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी क्या थी? कुमार देवी थी, इस पे भी प्रश्न आता है। समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी दत्ता देवी थी। फिर काच तथा रामगुप्त। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी या कुबेर नागा। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम अनंत देवी था। ठीक, ये इसलिए लिखा गया कि इन सब पे प्रश्न बना हुआ है। ठीक, इन सब पे प्रश्न बना हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री पत्नी कुबेर नागा और दुर्वा देवी थी। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी अनंत देवी थी। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त है, पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और लास्ट में अंतिम शासक जो थे वो विष्णुगुप्त थे। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का जो काल था वो 319 से 335 ईस्वी था। 319 से 335 ईस्वी। सोने का सिक्का जारी किया था इन्होंने। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत यहीं से स्टार्ट होता है 319 ईस्वी से। कब से? 319 ईस्वी से। प्रयाग, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, उस समय के एक राज दरबारी कवि थे, लेखक भी थे, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने ही लिखी है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें है। ठीक, अश्वमेध यज्ञ किया था। उपाधि समुद्रगुप्त ने कौन सी ली थी? भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। यह उपाधि किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ ने दी थी। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए थे किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब था? 335 से 375 ईस्वी तक। ठीक, 335 से 375 ईस्वी तक। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था 375 से 415 ईस्वी तक। 375 से 415। इनको विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। ठीक, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्का जारी करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो था इनके शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न कौन कौन थे ये देख लेते हैं, इस पे भी प्रश्न बनता है। तो छपड़क थे। ठीक, वररुच, ये क्या थे? व्याकरण थे। ये फलित ज्योतिषी। छपड़क जो थे ज्योतिषी थे। वररुच जो थे वो क्या थे? व्याकरण थे। कालिदास कवि और लेखक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। शंख वास्तुकार थे। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे। घटकरपर जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। बेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। और अमर सिंह क्या थे? कोशकार थे। ठीक, छपड़क ज्योतिषी, वरुरिच व्याकरण, कालिदास कवि और लेखक, धन्वंतरि चिकित्सक थे, शंख वास्तुकार थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे, और ये अमर सिंह कोशकार थे। बेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। ठीक, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, बस कान में लगा के सुनते चलिए, देखते चलिए। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं
ये तो कुमार गुप्त के काल से संबंधित। धनदय ताम्रपत्र राजशाही, ये कहाँ बांग्लादेश में मिला है। वैग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश। वत्सभट्ट रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा से। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। करमदंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। और तुमैन अभिलेख कहाँ से मिला है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। स्कंदगुप्त कालीन जो अभिलेख मिले हैं, जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। ठीक, भितरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सूपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश। एरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश। ठीक, प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई क्या थी, इस पे भी खूब प्रश्न बनते हैं। जो प्रांत था उसे भुक्त या भोग कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे, भुक्त या भोग। फिर विषय होता था जिसे अब जिला कहते हैं। वीथ नगर, ग्राम, गांव। ठीक, जो भुक्त या प्रांत होता था उसका जो प्रमुख होता था उसे उपरिक या भोगपत कहते थे। विषय का विषयपत, वीथ का वीथ महत्तर, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक कहते थे। क्रय विक्रय की इकाई देख लेते हैं। तांबे का सिक्का चलता था जिसे मासक कहते थे। मासक क्या होता था, तांबे का सिक्का होता था। स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे, दिनार कहते थे। स्वर्ण के सिक्के को क्या कहते थे, दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। रूपक चांदी का सिक्का दिनार, स्वर्ण सिक्का तांबे का सिक्का मासक। कालिदास की रचनाएं देख लेते हैं। कुमार संभव क्या था, एक महाकाव्य था। रघुवंश महाकाव्य है। ऋतु संहार खंड काव्य है। मालविकाग्नि मित्रम नाटक है। विक्रमो वर्षीय नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। और मेघदूत खंड काव्य है। ठीक, कुमार संभव और रघुवंश क्या थे, महाकाव्य थे। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य है। मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोवर्षीय और अभिज्ञान शकुंतलम ये तीनों नाटक थे। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ कब से प्रारंभ माना जाता है, ये गुप्त काल से प्रारंभ माना जाता है। मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है, महासमुंद छत्तीसगढ़ में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये उत्तर प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव का जो कृष्ण मंदिर है कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक, देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश। भुमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद छत्तीसगढ़। ये सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ पे स्थित है, किस काल से संबंधित है, कहाँ पर स्थित है और किस काल से संबंधित है। वर्धन वंश आते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, पुंसभूत थे। प्रमुख शासक कौन कौन हुए, पुंसभूत। उसके बाद नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, हर्षवर्धन। इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, या फिर संस्थापक कौन थे। ठीक, संस्थापक पुंसभूत। हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इनका शासनकाल जो था वो 606 से 647 ईस्वी तक था। पिता कौन थे इनके, प्रभाकर वर्धन थे। माता यशोमती थी। उपनाम इनका क्या था, शिलादित्य था। उपाधि क्या थी इनकी, शकलोत्तर पतनाथ भी कहा जाता था इन्हें। इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। राजधानी क्या थी, कन्नौज या महोदय श्री, पहले थानेश्वर थे। ठीक,
कन्नौज को ही महोदय श्री कहा जाता था। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। किस अभिलेख से पता चलता है? ये ऐहोल अभिलेख से। किसके बीच युद्ध? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध। कौन विजयी रहा था? पुलकेशिन द्वितीय। चीनी यात्री ह्वेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। यात्रा काल उसकी क्या थी? 629 से 645 ईस्वी। 629 से 645 ईस्वी। यात्रा विवरण का नाम क्या है उसके? सीयू की। यात्रा विवरण जो है उन्होंने किसमें दी थी? सीयू की नामक ग्रंथ में। हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन कब हुआ था उसका? 636 ईस्वी में। कब? 636 ईस्वी में। चालुक्य वंश देख लेते हैं। दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी या वातापी के चालुक्य सत्ता में आए। बादामी के चालुक्य, इनको वेगी के चालुक्य भी कहा जाता है। संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम थे और कल्याणी के चालुक्य जो थे इनके संस्थापक तैल द्वितीय थे। वेंगी के चालुक्य संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम, कल्याणी के चालुक्य तैल द्वितीय। संस्थापक जय सिंह, वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पल्लव वंश देख लेते हैं। पल्लव वंश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। संस्थापक सिंह वर्मा, कुछ इतिहासकार इसे बप्पदेव भी मानते हैं। राजधानी कांची थी। अंतिम शासक अपराजित वर्मन। संस्थापक सिंह वर्मा, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। प्रमुख पल्लव शासक कौन हुए? सिंह विष्णु किरात अर्जुनियम के लेखक भार्य दरबार में थे इनके। महेंद्र वर्मन प्रथम एकाश्म मंदिर का निर्माण की शुरुआत की। संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। वातापी कोण तथा महामल की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम मामल्लपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय देखते हैं। मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया गया और कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित का लेखक दंडिन दरबार में इनके थे। ठीक। चोल वंश के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। चोल वंश संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजधानी क्या थी? तंजावुर। बाद में इसे गंगई कोंड चोलपुरम भी कहा जाने लगा। प्रमुख शासक कौन कौन थे? परांतक प्रथम पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया। उपाधि इन्हें मदुरै कोंड की दी गई। 949 ईस्वी में तब कोलम का युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट राजा जो थे कृष्ण तृतीय उनसे हुआ, जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। राजराज प्रथम तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि भी इसने धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। गंगई कोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। फिर कुलोत्तुंग द्वितीय चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था इसने। चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना की, जिसे वारियम कहा जाता था। प्रमुख समितियां कौन थी? एरिया वारियम तालाब समिति, तोट वारियम उद्यान समिति, पोन वारियम स्वर्ण समिति और उदासीन वारियम जो था विदेशियों की देखरेख देता था। तो ये प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो सारे इसमें थे। तो एक बार आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।